स्टार्ट हम लोग करते हैं आज का सेशन। और हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में जो स्टडी किया था वो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैबलेट या टैबलेट फॉर्मुलेशन। टैबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर अब हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी भेज दिया था कि बेटा एक बार सभी लोग अच्छे से पढ़ के आना, पुरानी चीजों को याद करके आना सभी लोग, ठीक है। तो होपफुली कि सब लोग आज अच्छे तरह से पढ़ के आए होंगे, पुराने जो क्लासेस जो हो चुकी हैं उनका रिवीजन भी करके आए हो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट्स, और आपको इससे पहले मैंने बताया भी था दो तरह की चीज थी, एक था हमारा पाउडर फॉर्म और दूसरा था हमारा ग्रैन्यूल्स फॉर्म, ठीक है, ग्रैन्यूल्स एंड पाउडर। तो इस चीज के बारे में हम लोग पहले में डिस्कशन भी कर चुके हैं कि ग्रैन्यूल से टैबलेट को बनाना बहुत ही फायदेमंद है, इससे हमें कई बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है, कॉम्पैक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और टैबलेट का जो प्रिपरेशन मेथड्स है वो और भी इफेक्टिव और अच्छी चीजें हमें मिलने जा रही होती है, और इसके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर इनका डिस्कशन भी हम लोगों ने किया हुआ है। अब हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो ये है कि जो हम ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, है ना, ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, तो आखिरकार वो ग्रैनुलेशन मेथड की, टैबलेट की जो प्रिपरेशन मेथड होती है वो कौन कौन से तरह की होती है। तो उसमें पहला जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलेशन मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ग्रैनुलेशन मेथड। एक होता है मेथड जहां पे ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करके टैबलेट बनाया जाता है, और दूसरा मेथड होता है जहां पे डायरेक्ट कंप्रेशन करके हम लोग टैबलेट को मैन्युफैक्चर करते हैं, मींस जहां पे ग्रैन्यूल्स बनाए बिना डायरेक्ट कंप्रेशन करके टैबलेट को बनाया जाता है। इसका एडवांटेज भी है और इसकी प्रॉब्लम भी है, उसको हम लोग बाद में भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे कि ग्रैनुलेशन जो है कितने तरीके के होते हैं और आखिरकार इनको किया कैसे जाता है। ग्रैनुलेशन मेथड जो है फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है हमारा कौन सा, एक होता है हमारा वेट ग्रैनुलेशन मेथड, और दूसरा जो होता है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। इस मेथड से, वेट ग्रैनुलेशन मेथड से टैबलेट हमारे हार्ड बनते हैं। हार्ड इसलिए बनते हैं, उसका मैं आगे आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि आखिरकार ये हार्ड होते क्यों है। वेट ग्रैनुलेशन मेथड बोल दो, चाहे आप ड्राई बोल दो या डायरेक्ट कंप्रेशन बोल दो, एपीआई और सारे एक्सेपिएंट्स को लेने के बाद हम लोग उसकी प्रॉपर वेइंग और प्रॉपर मिलिंग, प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं। कोई भी मेथड ले लो, जो भी एक्सेपिएंट्स होंगे उन सारे एक्सेपिएंट्स और एपीआई को लेने के बाद हमें उनको क्या करना होता है, प्रॉपर उसकी मिलिंग करनी होती है, मिक्सिंग करनी होती है, तो वेइंग करते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड जो चीजें हैं वो तीनों के तीनों प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप वेट ग्रैनुलेशन मेथड ले लो, चाहे आप ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड ले लो, चाहे आप डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड ले लो। अब आते हैं कि इस जगह नाम ही है वेट ग्रैनुलेशन, मतलब यहां पे मॉइस्चर का एडिशन होगा। एक चीज इस जगह पे ध्यान देना, यहां पे बाइंडर दो तरह के हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बेटा बाइंडर का, बाइंडर हमारे सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकते हैं, बाइंडर हमारे ड्राई फॉर्म में भी हो सकते हैं। यहां पे जो एग्जांपल है दिया हुआ वेट मास ऑफ द सॉल्यूशन बाइंडर, लेकिन सॉल्यूशन की जगह ड्राई बाइंडर्स का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर आगे फर्दर हम जाने के बाद इसमें मॉइस्चर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या किया, सॉल्यूशन ऑफ द बाइंडर के साथ में अपना एपीआई और जो एक्सेपिएंट्स एडिटिव्स थे सबको लेके हमने क्या कर दिया, एक डैम्प मास बना दिया, जैसा हलवाई करता है, जैसा हम अपने घरों पे करते हैं, आटे के साथ में वाटर को मिक्स करके एक समझ लो कि बड़ी सी लोई बना ली आपने। हम लोग बिल्कुल इस जगह पे उसी तरह का काम कर रहे हैं। हमने सारे एक्सेपिएंट को वेइंग करके, मिक्सिंग करके, पल्वराइज करके, प्रॉपर साइज में लाके हमने उसके साथ में सॉल्यूशन बाइंडर को ऐड कर दिया, या नहीं तो ड्राई बाइंडर को ऐड करेंगे तो बाद में उसमें हमें मॉइस्चर को ऐड हमें करना ही करना होगा, क्योंकि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो वेट ग्रैनुलेशन मेथड है। यहाँ पे मॉइस्चर का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो मस्ट होता है। अब देखते हैं इस जगह, अब जो आगे का जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होता है वेट स्क्रीनिंग। जिस तरह से हलवाई के पास में तो बेसन, जिस समय में वो नमकीन बना रहा होता है, ऊपर से मान लो कि सीव है और बेसन का जो उसके पास मांस है उस सीव के ऊपर से वो गुजारता है और नमकीन बनाता है। नमकीन की जो साइज होती है कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कशन किया हुआ है। नमकीन की जो साइज होगी यूं ऐसा ऐसा सेवई के जैसा बनेगा। ग्रैन्यूल्स अभी नहीं बने हैं, हमने पहली स्क्रीनिंग की, इनको हम लोग वेट स्क्रीनिंग बोलते हैं। अब इन नमकीन को निकालने के बाद एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा तो ये ड्रग का मास बन रहा है, जो ये सवई नुमा जो स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है, इनको लेके हम इनको ड्राई कर देते हैं। ड्राइंग होने के बाद में एक बार फिर से दोबारा स्क्रीनिंग की जाती है, हम लोग फिर से उसको सीव करते हैं, और जब हम लोग इन सेवई लाइक स्ट्रक्चर्स को दोबारा सीव करते हैं तो हमें छोटे छोटे से स्फेरिकल ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, और वही हमारा एक्चुअल में ग्रैन्यूल्स होता है। मैं इसको और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आप लोगों को और भी एक और भी डायग्राम में दिखाना चाहूंगा, जिसके जरिए आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब देखो ये मेथड जो है हमारा वेट ग्रैनुलेशन मेथड है, इसमें हमने जो भी किया था वो सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हैं लिखे हुए। पहले वेइंग करना है, मिक्सिंग करना है, बाइंडर सॉल्यूशन को ऐड करना है, वेट मास बनाना है, स्क्रीनिंग करना, पहला स्क्रीनिंग करना है, और पहले स्क्रीनिंग के बाद में सेवई नुमा स्ट्रक्चर हमें मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेट ग्रैन्यूल्स। अब हमें इसको क्या करना है, ड्राइंग करनी है। ड्राइंग करने के बाद हमें दूसरी सीविंग करनी है, सेकेंड बार फिर से उसको सीव करना है, और फिर प्रॉपर हम लोग, हमारे पास जो है ये ग्रैन्यूल्स मिल गए छोटे छोटे, सॉरी ये स्ट्रक्चर ये नहीं आएगा,
स्ट्रक्चर जो अब हमारे पास बन गए वो प्रॉपर ग्रैन्यूल्स के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। और इन ग्रैन्यूल्स को फर्दर हमें लाके कंप्रेस करना है और कंप्रेस करके हमारा ये टैबलेट बन जाएगा। एक साइड और भी देख लो, मेथड 1 और मेथड 2, ड्रग लिया, डाइल्यूएंट लिया, ड्रग लिया, डाइल्यूएंट लिया, यहां पे हमने ड्राई बाइंडर को ऐड किया, इस साइड में हमने बाइंडर सॉल्यूशन को ऐड किया। जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि बाइंडर दो तरह के हो सकते हैं, एक बाइंडर ऐसे हो सकते हैं जो ड्राई हो, और एक बाइंडर ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे सॉल्यूशन फॉर्म में हो। तो मान लो जो ये ड्राई बाइंडर आएगा, ड्राई बाइंडर के बाद हम लोग यहाँ पे देखो सुटेबल सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, सॉल्वेंट को ऐड होगा, यहाँ पे कॉम्पैक्ट मास बनेगा, फिर हम लोग इसकी वेट स्क्रीनिंग करेंगे, फिर इसको ड्राइंग करेंगे, और फिर हमारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स बनते हैं, और फाइनली जाके हमारा टैबलेट का प्रिपरेशन हो जाता है। ये हमारा पूरा मेथड जो है वेट ग्रेनुलेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। बेटा एक बार आप मुझे जरूर से कंफर्म करेंगे कि वेट ग्रेनुलेशन मेथड आपको समझ आया या नहीं आया, कंफर्म कीजिए। आया सबको समझ में? स्क्रीन पे देख के बताओ, आ गया बेटा समझ में सबको? चलो क्रिस्टल क्लियर है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। कितने ग्रैन्यूल्स मिलके एक टैबलेट बनाते हैं, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब मैं बोलूं कि तुम्हारे सर में कितने बाल मिलके तुम्हारे सर पे पूरा वो तुम्हारा हेयर का स्ट्रक्चर बनाता है, ये क्वेश्चन है दीपांशु, सोच के देखो। मेरे सर पे कितने बाल है, काउंटिंग करके बताओ। ये क्वेश्चंस है कि कितने ग्रैन्यूल्स आपस में मिलके टैबलेट को बनाते हैं। ग्रैन्यूल्स की काउंटिंग करना, भेजता हूं तुमको इंडस्ट्री। आ गया समझ में? चलो आखिरी बार मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। हम लोग टैबलेट को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। ग्रेनुलेशन मेथड, दो तरह के ग्रेनुलेशन मेथड होता है, एक होता है वेट ग्रेनुलेशन और दूसरा होता है ड्राई ग्रेनुलेशन। वेट ग्रेनुलेशन मेथड जहां पे मॉइस्चर का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना, मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर का इन्वॉल्वमेंट होगा। हमने क्या किया, सारा मटेरियल को लेने के बाद जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, मतलब ड्रग और डाइल्यूएंट्स और जितने भी एडिटिव्स हैं, उन सभी एडिटिव्स को लेने के बाद, उन सारे एडिटिव्स को लेने के बाद में हमने क्या किया, वेट मास तैयार किया। जिस तरह आप ऐसा सोचो ना कि घर में खाना बनाना है, रोटियां बनानी है, तो रोटियां बनाने से पहले मम्मी क्या करती है, आटा लेगी, बहुत सारे लोग उसमें नमकीन भी डाल देते हैं, कुछ नमक डाल दिए, जीरा डाल दिया, कुछ अलग अलग तरह की प्रिपरेशन होती है। एक वेट मास हमारे पास में तैयार करना है, उसको सीविंग करनी है और सेवई लाइक स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। पहला सीविंग होगा तो सेवई लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं वेट स्क्रीनिंग। एक स्क्रीनिंग होने के बाद जो ग्रैन्यूल्स होते हैं हम उनको दोबारा ड्राई करते हैं, ड्राइंग करने के बाद फिर से सीव करेंगे, और सीव करके हमें हमारे पास में छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। इसको समझना बहुत ही आसान है, पहले मिलिंग, वेइंग, मिक्सिंग, वेट मास बन गया, डैम्प मास का फॉर्मेशन हो गया, स्क्रीनिंग किया, फिर से ड्राइंग किया, फिर से स्क्रीनिंग किया, ग्रैन्यूल्स बन गया। इस मेथड से टैबलेट बहुत ही हार्ड बनते हैं, इस चीज को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। चलो तो होपफुली कि आप इस चीज को जरूर से समझ पा रहे होगे। सीव का नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, 8 से लेके 12 साइज का सीव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। टेम्परेचर भी दिया हुआ है, 60 डिग्री टेम्परेचर पे ड्राई करने का काम करते हैं, ताकि हमारा कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। कोई बंदा और भी इसको अच्छे तरीके से ये देखना चाहता है तो वेट मास, ग्रैन्यूल्स, ड्राई, कंप्रेस और टैबलेट। ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड फॉर द कंपैक्शन, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। मॉइस्चर के रूप में सॉर्बिटॉल का इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल सेलुलोज का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल 4000 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वेट ग्रेनुलेशन मेथड में इस्तेमाल किया जाता है। आपका ये सारा मटेरियल, एपीआई और सारे एडिटिव्स, वेट मास दिया, ग्रैन्यूल्स बनाया और फाइनली कंप्रेस करके टैबलेट बना लेते हैं। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं, बाइंडर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं तो वेट बाइंडर और दूसरे होते हैं ड्राई बाइंडर, ठीक है। तो वेट बाइंडर अगर हमने डाल दिया तो मॉइस्चर की कोई खास हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर हमने ड्राई बाइंडर को अपने प्रिपरेशन में लिया है तो मॉइस्चर की आगे जरूरत पड़ेगी, और ऐसे कंडीशन में हम लोग एडिशनल मॉइस्चर को ऐड करते हैं। चलो अगले प्रिपरेशन पे आते हैं। अगला जो प्रिपरेशन है हमारा, दैट वन इज द ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस, ठीक है। चलो ड्राई ग्रेनुलेशन जो प्रोसेस होगा वो कब किया जाएगा, ध्यान दीजिए, वो तब किया जाएगा जब ड्रग हमारा मॉइस्चर और हीट से सेंसिटिव हो। ध्यान देना इस जगह पे, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड हम तब करते हैं जब ड्रग मॉइस्चर से सेंसिटिव हो। बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जो मॉइस्चर के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड का हेल्प लेते हैं। तो ड्राई ग्रेनुलेशन का पहला ही कंडीशन है कि ड्राई ग्रेनुलेशन तब किया जाता है जब ड्रग हमारा मॉइस्चर से सेंसिटिव हो, टेम्परेचर से सेंसिटिव हो। इसमें भी ये सेम प्रोसेस करनी है, मिलिंग करना है, वेइंग करना है, स्क्रीनिंग करना है, ब्लेंडिंग करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया हुआ है वो ये है कि स्लगिंग प्रोसेस जो है कौन से ग्रेनुलेशन मेथड का पार्ट है, स्लग का फॉर्मेशन होना। तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ये स्लग होता क्या है।
बेटा स्लग का मतलब होता है कॉम्पैक्ट मास ऑफ द पाउडर। स्लग का क्या मतलब होता है? स्लग का मतलब होता है कॉम्पैक्ट मास ऑफ द पाउडर। मान लो मैंने आटे को लिया और हाथों में कॉम्पैक्ट करके यूं छोड़ दिया, आपने ऐसा किया भी होगा कई बार, घरों में भी आटे को लो, हाथ में लो और ऐसे करके छोड़ दो, तो देखोगे कि आटे का मास तुम्हारे हाथ में कॉम्पैक्ट साइज में आ जाएगा। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है चिल्सोनेटर कंप्रेसर मशीन। चिल्सोनेटर, उस चिल्सोनेटर कंप्रेशन मशीन से हम क्या करते हैं, पाउडर को कॉम्पैक्ट मास में ले आते हैं, और जब वो कॉम्पैक्ट मास का गोला बन जाएगा फिर उसको सीव करते हैं, और जब हम उसको सीव करेंगे तो ग्रैन्यूल्स बन जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। आ गया बेटा समझ में? ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड ऐसे टाइम में किया जाता है जब ड्रग हमारा हीट मॉइस्चर से सेंसिटिव हो। ऐसे कंडीशन में स्लग का फॉर्मेशन करना है। स्लग का मतलब होता है कॉम्पैक्ट मास ऑफ द पाउडर। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से प्रोसेस में स्लगिंग प्रोसेस होती है या स्लग का फॉर्मेशन होता है। तो स्लग का फॉर्मेशन ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में किया जाता है। स्लग जब कॉम्पैक्ट मास आ जाएगा आप उसको सीव करके ग्रैन्यूल्स बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये स्लगिंग, इस पे भी जरूर से ध्यान में देना चाहिए। स्लग मतलब बेटा होता है कॉम्पैक्ट मास ऑफ द पाउडर, आटे का बहुत बड़ा सूखा हुआ गोला, दैट इज द स्लग। एपीआई और सारे एक्सेपिएंट्स को जोड़ के एक बड़ा सा गोला तैयार करना है, दैट इज द स्लग। आया समझ में? जिसमें मॉइस्चर ना हो, सभी चीजें होंगी, बाइंडिंग एजेंट होगा, ये होगा, वो होगा, सब होगा, लेकिन सभी ड्राई फॉर्म में होंगे, मॉइस्चर नहीं होगा। स्लग का मतलब ही होता है बड़ा सा गोला, सूखा हुआ गोला, दैट इज नोन एज द स्लग। उस स्लग को स्क्रीन करके ग्रैन्यूल्स बना सकते हो। स्लग इज नॉट द टैबलेट। आ गया समझ में? आगे बेटा समझ में? चलो ठीक है, चलो। हर्षिल प्रजापति, पूरी पिक्चर हो गई खत्म और तुम, रामायण हो गई खत्म और तुम पूछ रहे हो कि राम कौन था या सीता कौन है। ग्रेनुलेशन क्यों किया जाता है बेटा? प्रीवियस की अगर क्लासेस अगर आप देख लोगे तो शायद आपको पता चलेगा, और ऐसे भी बेटा अगर आप फर्स्ट ईयर के भी बच्चे होगे तो इतना तो पता होना चाहिए होता है कि ग्रैन्यूल्स जो है क्यों बनाया जाता है। तो बाकी पुरानी क्लासेस को देखिए, समझ में आएगा। चलो, इसको डबल कंप्रेशन मेथड भी बोला जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड को डबल कंप्रेशन मेथड भी बोला जाता है। अब आते हैं बेटा हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन जो है कब किया जाता है? याद करिए, मैंने स्टार्टिंग के समय में, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने स्टार्टिंग के समय में एक चीज बताई थी। बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जहां एक्सिपिएंट्स की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ड्रग का अमाउंट ही बहुत ज्यादा है। इधर के साइड में थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया है, मैंने ये एग्जांपल बताया भी था और लैकमैन की बुक में ये मेंशन भी किया हुआ है कि एस्पिरिन और विटामिन के कई सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस होते हैं जहां ड्रग का अमाउंट अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। तो ड्रग का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो एक्सिपिएंट्स की तो जरूरत ही नहीं है, और ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्ट कंप्रेशन के जरिए टैबलेट को बना सकते हैं। पाउडर को डायरेक्ट कंप्रेस करके ग्रैन्यूल हम टैबलेट को बना सकते हैं। यहाँ पे ग्रेनुलेशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम यहाँ पे बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी हम टैबलेट को बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है कि जो टैबलेट जो बनते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बिकॉज अगर टैबलेट को ग्रेनुलेशन मेथड से बनाया जाए, वेट ग्रेनुलेशन मेथड है, तो मॉइस्चर होगा, सारी चीजें होंगी, तो पकड़ भी और तेज होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस जगह से बनेगा, इनमें से कौन सा ऐसा टैबलेट है जिसका डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है ज्यादा हो सकता है या हार्डनेस बहुत ही ज्यादा हो सकती है? आपके दिमाग में, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हार्डनेस इसकी ज्यादा क्यों है? तो कॉमन सेंस लगाओ, अपना जवाब पा जाओ। बेटा इस जगह मॉइस्चर हो रही है तो मॉइस्चर से कॉम्पैक्टनेस आएगी, तो बेटा हार्डनेस तो और ज्यादा इंक्रीज होगी। इस जगह डायरेक्टली हम इसको कंप्रेस कर दे रहे हैं, फास्ट प्रोसेस है, जल्दी हो जाएगा, इसीलिए टैबलेट जो क्या बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। इसी चीज को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। आ गया समझ में? चलो, रुतिका राठौर, सर ड्राई ग्रेनुलेशन में तो मॉइस्चर नहीं है ना? तो मैंने कहा मॉइस्चर बताया है? बताया कहीं मैंने मॉइस्चर? स्लगिंग मशीन का नाम है चिल्सोनेटर कंप्रेशर मशीन। चिल्सोनेटर कंप्रेशन मशीन से स्लग का फॉर्मेशन करते हैं, स्लगिंग। डायरेक्ट कंप्रेशन में सब होगा, एक्सेपिएंट्स भी होंगे, एपीआई भी होगा। सॉरी, डायरेक्ट कंप्रेशन तो हम तब कर रहे हैं ना जब ड्रग का अमाउंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसमें एक्सेपिएंट्स की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर किसी एक्सेपिएंट्स की जरूरत होती है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में होगी। जैसे बाइंडिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी तो बाइंडिंग एजेंट हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रग का अमाउंट अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। ड्रग का अमाउंट सर्टेन एंटीबायोटिक्स और एस्पिरिन में ड्रग का अमाउंट बहुत ज्यादा है। बेटा टैबलेट की पहली क्लास को याद में लाओ, मैंने बोला था कि टैबलेट बनाते क्यों है? टैबलेट इसलिए बनाया जाता है, 1 mg 2 mg 3 mg एपीआई है,
आप उसको कैसे इनटेक करोगे, उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम डाइल्यूएंट को ऐड करते हैं, फिर हम उसको बाइंड करने के लिए बाइंडिंग एजेंट, स्टोमिक में जाएगा तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बहुत सारी प्रोसेस होती है, ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट, एंटीएडेंट्स, कलरिंग एजेंट, अलग अलग चीजों को हम लोग ऐड करते हैं प्रोसेस में। तो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में ड्रग का वॉल्यूम ही बहुत ज्यादा है, तो ड्रग की वॉल्यूम ज्यादा है तो बहुत सारे एक्सिपिएंट जो है इस जगह से रिमूव हो जाएंगे, डाइल्यूएंट का एडिशन ही नहीं किया जाएगा, बिकॉज इस जगह ड्रग का अमाउंट ही पहले से ज्यादा है। आया समझ में? चलो क्लियर है बेटा? चलो बेटा, आपके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट में, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा बेटा, हर क्वेश्चन का जवाब पॉसिबल नहीं होता। वेट जनरेशन मेथड कौन से स्क्रीन से, कौन से इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं, कोई बोलेगा ग्रैन्यूल्स कैसे बनाया जाएगा। बेटा ये एक सिस्टम से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके सामने स्लाइड्स आ रहे हैं, आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, जो कि पुरानी क्लासेस से भी लिंक्ड है। तो पुरानी क्लासेस भी आपको देख के आना होगा, तभी तो आप इस चीज को और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। एक आप ही तो बच्चे हो नहीं कि आपके क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करना शुरू कर दे और बाकी बच्चे फिर उस चीज को सुन के बोर होते रहे। तो इसीलिए आपको भी एफर्ट्स लगाना होगा, आपको भी चीजों को समझना होगा। ध्यान से सुनिए, पढ़ाई करिए, और आखिरी में मैं आपको मौका दे दूंगा, 15 मिनट का टाइम मैं दे दूंगा, जो क्वेश्चन पूछना होगा मैं सबका जवाब दूंगा। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, आप चैटिंग करोगे, आप अपने आप को भी डिस्टर्ब करोगे और मुझे भी डिस्टर्ब करते रहोगे, इसीलिए थोड़ा सा इत्मीनान रखो, टाइम दो चीजों को। पुरानी क्लासेस को मैंने आपको देख के आने के लिए बोला भी था, आप उन सबको भी देख के आना और फिर अभी की क्लासेस से फिर आगे कंटिन्यू भी करो, हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत आसानी सी चीज है। वेट जनरेशन मेथड है, अब आप इंस्ट्रूमेंट के नाम ढूंढना शुरू कर दो। अरे भैया थोड़ा सा जाके किताबों को पलटो भी तो, जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है मैं उन चीजों को क्यों जबरदस्ती का मैं आपको बताना शुरू कर दूं। जिन चीजों की जरूरत होगी वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। पढ़ाई का कोई और छोर थोड़ी है, हर चीज के लिए एक एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हर चीज को बताया थोड़ी जाएगा, है ना। तो जिन चीजों की जितनी जरूरत है मैं आप लोगों को वो सभी चीजें बताता जा रहा हूँ। आखिरी में 10-15 मिनट का डिस्कशन का टाइम रखेंगे, उसमें जितने क्वेश्चन पूछना होगा मैं सबके जवाब दूंगा। आ जाइए, ठीक है। तो होपफुली कि आप ये जनरेशन मेथड, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से बच्चा जानने लग जा रहा होता है कि हाँ ये ग्रेनुलेशन मेथड होते हैं। तो वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, आज के डेट पे बहुत सारे एडवांस ग्रेनुलेशन टेक्निक्स भी होने लग गए हैं। इसमें स्टीम ग्रेनुलेशन है, मेल्ट ग्रेनुलेशन है, मॉइस्चर एक्टिवेटेड ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, मॉइस्ट ग्रेनुलेशन टेक्निक्स जिनको एमजीटी भी बोला जाता है, टीएजीपी है, फोम ग्रेनुलेशन है, पीडीजी है, फ्रीज ग्रेनुलेशन टेक्नोलॉजी है, मेल्ट एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूअस फ्लो टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आज के डेट पे इस्तेमाल होने लगे। मुझे लगा कि एटलीस्ट आप लोगों को बता देना चाहिए। इसका डिटेल हमें नहीं पढ़ना, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप इसको नोट डाउन कर लेना आफ्टर द क्लास, और इन सारे के टॉपिक्स को आप एक बार रिमेंबर कर सकते हो। हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हुए। क्लियर है बेटा? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले प्रोसेस पे आते हैं, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स। अलग अलग स्टेजेस हैं जो ग्रैन्यूल्स हम लोग बना रहे होते हैं, उस ग्रैन्यूल्स को बनाते समय अलग अलग स्टेज से होके गुजरना होता है। अब अगर मैं आपको ये डायग्राम में इसको समझाने की कोशिश करूं, तो मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, तुम एक बार में समझ जाओगे। आप घर पे हो, घर पे मेहमान आए हुए हैं, मम्मी क्या कर रही थी, आटा गूंथ रही थी। आटा लिया, पानी डाला और उसको गूंथना चालू किया। उतनी देर पे आपकी बुआ जी का कॉल आ गया, आपकी फैमिली से किसी और फैमिली मेंबर का कॉल आ गया, मासी का कॉल आ गया, बुआ का आ गया, जिसका भी कॉल आ गया। मम्मी ने आपको सामने देखा और मम्मी ने बोला कि बेटा आटा गूंथने का आगे का जो प्रोसेस है वो तुम्हें करना है, मैं जा रही हूँ कॉल लेने के लिए, कुछ अर्जेंट कॉल आ रहा है। और माँ चली गई और आप लगे आटा गूंथने। मम्मी ने थोड़ा सा पानी मिलाया था, आपने थोड़ा और पानी मिलाया, आटा तो गूंथना शुरू किया। आपको भी जल्दीबाजी है, अपना काम आपको फटाफट में खत्म करके फिर से मोबाइल पे लग जाना है। आपने क्या किया, आपने तुरंत ही दिमाग लगाया और सोचा कि एक ही बार में ज्यादा पानी डाल दो। आपने क्या किया, एक ही बार में ज्यादा पानी डाल दिया, और जैसे ही ज्यादा पानी डाला, आपका आटा जो है वो पूरी तरह से आप ऐसे उठाए तो पूरा ऐसे करके गिरने लग गया। इट मीन जो आटा गूंथ रहे थे आप, उसमें एक्सेसिव वाटर होने की वजह से उसमें कॉम्पैक्टनेस जो है नहीं आई और वो खराब हो गया। अब इसी एग्जांपल से हमें इसको समझना है। हम आटे की लोई बना रहे हैं, एपीआई और एक्सेपिएंट्स की लोई बना रहे हैं, वेट मास बना रहे हैं, और उससे जो भी वाइड स्पेसेस है उन सबको रिमूव करते जा रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ द वाटर। तो आटे गूंथने की ही ये 4 प्रोसेस है। पहला जो प्रोसेस है हम लोग इसको पेंडुलर स्टेट बोलते हैं, दूसरा जो स्टेज है उसको फ्यूनिकुलर स्टेज बोलते हैं, तीसरी जो स्टेज है इसको कैपिलरी स्टेज बोलते हैं, और चौथी जो स्टेज है इसको ड्रॉपलेट स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज के बारे में समझ गए होगे तुम कि ये वो आपकी करामात वाला स्टेज है, जब आपने आटे की लोई की जगह पे आपने आटे की स्लरी बना दी। आपने आटे की लोई की जगह पे आटे की आपने स्लरी बना दिया। अब बचे 3, ये तो खराब वाला है। ड्रॉपलेट स्टेट मतलब कि बेकार वाला स्टेज, उससे रोटियां नहीं बनने वाली, उससे ग्रैन्यूल्स नहीं बनने वाला, ड्रॉपलेट साइज बाहर। अब आते हैं फिर से यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में। पहले स्टेप में ये वाला जो तुम्हें ये डायग्राम में ये दिख रहा है, ये तुम्हारा पार्टिकल्स है।
पार्टिकल्स मतलब कि पाउडर मटेरियल। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये तुम्हारा पाउडर है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये तुम्हारा वाटर है। जो तुमने यहाँ पे करामात जो ये दिखाया, तुमने पूरा वाटर से भर दिया तुमने चारों ओर, अंदर मतलब मटेरियल अंदर, वाटर इस जगह भी है, लेकिन इसको कॉम्पैक्टनेस के लिए, इसके कॉम्पैक्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे तो देखो पूरी तरह से स्लरी बना दी है, मतलब ये गया काम से, है ना। और जो ये व्हाइट कलर के जो स्टेज आपको दिख रहे हैं, ये हमारा वॉइड्स है। तो ये ग्रेनुलेशन प्रोसेस में आज के डेट पे एडवांस जो क्वेश्चंस आने लग गए, क्योंकि एग्जामिनर भी ना वही पुराने क्वेश्चन पूछ पूछ के बोर हो चुका है। डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो कुछ अलग अलग चीजें पूछने लगा है आज के डेट पे। वो ये पूछने लग गया है, टूलिंग के बारे में पूछने लग गए हैं आज के डेट पे, फिजिक्स सब, है ना। तो हम लोग अगर आपसे बात किया जाए कि अगर ये ग्रेनुलेशन प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, तो बोला जाएगा पेंडुलर स्टेज, है ना। आ गया समझ में। अभी देखो एक ट्रिक भी आ गया कि पीएफ कटता है तो ड्यूटी पे जाना होगा, है ना। पीएफ कटता है तो ड्यूटी पे जाना होगा। सी से हो जाएगा तुम्हारा ये कटता है, और ये हो गया तुम्हारा ड्यूटी, और इसको हम लोग बोल देंगे पीएफ। तो पहला जो प्रोसेस है दैट वन इज द पेंडुलर स्टेज। कभी भी क्वेश्चन आ जाए मॉइस्ट ग्रेनुलेशन प्रोसेस में, डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे इनिशियल प्रोसेस क्या होगा, पेंडुलर स्टेज। दूसरा जो स्टेज है, हमने पानी और मिलाया, वाइड स्पेस देखो, जो यहाँ 4-5 थे मिलके यहाँ पे 3 हो गए, 1 2 3 सिकुड़ गए, और मतलब इनके बीच की बाइंडिंग और होने लग गई, लेकिन वॉइड्स अभी और भी हैं। तीसरे स्टेज में कैच करने वाला ये जो कैपिलरी स्टेज है, यहाँ पे देखो कोई भी व्हाइट कलर का तुमको कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे बाइंडिंग बहुत ही स्ट्रांग हो गई है, और ये तुम्हारी कैपिलरी स्टेज है। और पानी मिला दो तो बन जाएगी ड्रॉपलेट स्टेज, और ये सबसे बेकार। अब मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है कि इन चारों स्टेज में सबसे अच्छा स्टेज कौन सा है, जिससे हम मान सकें कि हाँ ये ग्रेन्यूल्स सबसे बेस्ट है और इससे सबसे अच्छे टैबलेट बनेंगे। फटाफट से बताओ। पेंडुलर, फ्यूनिकुलर, कैपिलरी। मोहम्मद आयाम सर सी होगा, तेजस्वनी सी, सुमन सी, प्राची कैपिलरी, शिवांग कैपिलरी, वेरी गुड, पल्लव, दीपांशु बहुत बढ़िया, अभिजीत फटाफट से जवाब दो बेटा, क्या क्या होगा। प्राची वेरी गुड, बहुत बढ़िया, श्रेया बहुत अच्छे, रोशनी, मनीष वेरी गुड बेटा, आकाश, कोमल, सुमित वेरी गुड, वेरी गुड, खुशी, मयूरी बहुत अच्छे बेटा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबको समझ में आ गया। मतलब मम्मी वाला जो एग्जाम्पल था वो एकदम से सटीक बैठा। मम्मी वाला जो एग्जाम्पल था, जो आपको पकड़ के बिठा लिया था मम्मी ने आटा गूंथने के लिए, ये एग्जाम्पल ना सबसे सटीक बैठता है इस चीज को समझाने में, और एक ही बार में चीजें समझ में आ जाती है। क्लियर है बेटा, ये प्रोसेस आ गया समझ में। कैपिलरी इज हैविंग द नो एनी वाइड स्पेस, कॉम्पैक्टनेस बहुत अच्छी हो जाती है। निगेटिव कैपिलरी प्रेशर इस जगह पे क्रिएट होता है, लिक्विड फील्ड स्पेस प्रॉपर होगा, यहाँ पे वाइड स्पेस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। इसको देखो, चारों को अच्छे तरह से समझाया गया है। पेंडुलर स्टेज, पार्टिकल्स में वाटर को मिलाओ, पार्टिकल्स में वाटर को मिलाओ, the white particle, the liquids, when the particles are wetted during the initial stage, liquid films will be formed on their surface, combine to produce the liquid breeze at the point of the contact, form this stage. पानी को और ज्यादा इंक्रीज करो, give rise to the funical stage, increase the strength of the moisture granules. हम जैसे वाटर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मॉइस्ट ग्रेन्यूल्स की स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज होगी। पिक में थोड़ा सा कुछ सॉफ्टवेयर का इशू लग रहा है, इसकी वजह से वो कट गया है। वाटर हमने और भी इंक्रीज किया, नेगेटिव कैपिलरी प्रेशर इस जगह पे क्रिएट होता है, बॉन्डिंग और भी अच्छी होगी, और लेकिन और अगर वाटर ऐड कर दिया फिर तो बेड़ा गर्क होना लिखा हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द वेटिंग ऑन एडिशन ऑफ द ग्रेनुलेटिंग एजेंट टू the powder is characterized by which one of the following, the capillary stage, pendular stage, funicular stage या droplet stage। क्वेश्चन चाहे जैसा भी आ जाए आप आराम से बना लोगे इजीली। चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही फास्ट आंसर आ रहे हैं सबके। आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, दैट वन इज द पेंडुलर स्टेज। पेंडुलर स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, उसी चीज को समझाने के लिए बताया हुआ है। वेट वाला फिनिश हो गया, उसी जो चीज मैंने बताया था, वेइंग करने के बाद, स्लग करने के बाद, कंप्रेशन करके और भी डिटेल में देख लो, ठीक है। स्लग हम लोग बनाते कैसे हैं, बहुत सारे बच्चे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर वो स्लगिंग करने के प्रोसेस को बता दो। हाई कैपेसिटी हैवी ड्यूटी टेबलेट प्रेस एंड चिल्सोनेटर रोलर कॉम्पैक्टर मशीन, इन्हीं के जरिए स्लग को बनाया जाता है, ड्राई ग्रेन्यूल्स को बनाया जाता है। आया समझ में। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, हाई कैपेसिटी हैवी ड्यूटी टेबलेट प्रेस, चिल्सोनेटर, रोलर कॉम्पैक्टर मशीन, इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा स्लग को बनाया जाता है। स्लग का क्या मतलब, सूखा बड़ा सा गोला, दैट इज द स्लग। स्लगिंग इज आल्सो कॉल्ड एज द ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, बल्क प्रोडक्शन या डायरेक्ट कंप्रेशन। स्लग को और भी क्या बोला जाता है, ठीक है, किस मेथड में होता है। तमिलनाडु ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू मीन बाय द स्लग, स्लगिंग प्रोसेस जो है क्या है स्लग।
सेलेक्ट क्या बेटा हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस का आंसर है ना, तो ऑब्वियसली है आंसर सबका क्या हो जाएगा बेटा, सभी का आंसर आ रहा है। प्रतीक्षा, अयान वेरी गुड, कृष्णा, गणेश वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वैष्णवी बहुत अच्छे बेटा, मनीषा गुड 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 वेरी गुड, नजीर बहुत अच्छे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। और ये तीसरा मेथड हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है। सर्टेन एंटीबायोटिक्स, एस्प्रिन, NaCl, NaBr इन सब के टैबलेट्स बनाए जाते हैं, है ना। इसमें मॉइस्चर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, टैबलेट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो किशन आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है मैसेज, सबका मैसेज पहुंच रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ग्रेनुलेशन मेथड में। पहला, जहां पे ड्राइंग फैसिलिटी ना हो, यहां पे ड्राइंग फैसिलिटी नहीं होती है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ में ही, लेकिन इस ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें ग्रेन्यूल्स के साथ में ड्राइंग फैसिलिटी भी होती इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे लिटिल फोर्ड लॉजी ग्रेनुलेटर और MGT ग्रेनुलेटर। तो हम लोग बोलेंगे LG हो गया, ये हो गया LG, L और G, LG डायोसना ग्रेनुलेटर, ठीक है, और ये ग्रेल मिक्सचर। तो हम लोग बोलेंगे LG का DI है डायोसना ग्रेनुलेटर और ग्रेल मिक्सचर, है ना। तो LG का डायरेक्टर बोल दो, LG का डायरेक्टर, LG कंपनी है तो LG कंपनी का डायरेक्टर जो है एक मिक्सचर है रखा हुआ, ग्रेल मिक्सचर। तो LG का डायरेक्टर तो लॉजी ग्रेनुलेटर, MGT ग्रेनुलेटर, तो डायरेक्टर से हो जाएगा ये डायोसना ग्रेनुलेटर और ये ग्रेल मिक्सचर। तो हाई सीयर ग्रेनुलेटर मशीन है ये सारी। दूसरा है ऐसे ग्रेनुलेटर मेथड जिसके साथ में ड्राइंग फैसिलिटी भी हो। तो FBD के बारे में सभी जानते हैं कि उसमें ड्राइंग फैसिलिटी भी होती है। डे नॉटा मिक्सचर प्रोसेसर, डबल कोन और ट्विन सेल प्रोसेसर, टॉप ऑफ ग्रेनुलेटर, these all are the example of the granulation with the drying facility। इसके बाद एक आता है स्पेशल ग्रेनुलेटर का एग्जांपल जिसमें रोटो ग्रेनुलेटर भी होते हैं और मेरेमराइजर भी होता है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, कभी ऐसा पूछता तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप इन सब चीजों को जरूर से जाने कि हाँ इंडस्ट्री में इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस तरीके से इस्तेमाल जो है किया जाता है। क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखने वाले बेटा इस डायग्राम में कि आखिरकार टैबलेट जो है किस तरीके से बनाया जाता है। शायद आप लोगों ने अपने कॉलेज के लैब में कुछ इस तरह की मशीन आप लोगों ने देखा होगा, और इस तरह की मशीन को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेशन पंचिंग मशीन। आज मैं तुम्हें टैबलेट बनाने के लिए किस तरह से टैबलेट बनाया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो हमारे कॉलेज में या स्मॉल लेवल पे हमारे सिंगल स्टेशन पंचिंग मशीन होती है, और दूसरी जो मशीन होती है हम लोग उसको मल्टीपल कंप्रेशन मशीन बोलते हैं। और इसका क्या प्रोसेस है, इस एनिमेशन के जरिए तुम इस जगह पे आराम से ध्यान से देख सकते हो कि आखिरकार ये होता क्या है। होता कुछ इस तरह से है कि टैबलेट जब भी बनाया जाता है, आपको शायद ये पता होना चाहिए कि टैबलेट जब भी बनाया जाएगा दो तरह के पंच होते हैं, एक अपर पंच और एक होता है लोअर पंच, और उसके सेंटर में हमारा होता है डाई। डाई का काम होता है ग्रैन्यूल्स को कॉम्पैक्ट करके प्रॉपर उसको साइज और शेप देना। फिर से देखो, इस जगह MCQ बन जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन इस जगह पे आ सकता है कि डाई और पंच में ऐसा कौन सा है जिससे टैबलेट का साइज और शेप निर्धारित होता है। तो आप उसका आंसर दोगे सर वो डाई है। डाई का काम होता है ग्रैन्यूल्स को कॉम्पैक्ट करना, उसको एक जगह लेके आना और उसको प्रॉपर साइज और शेप देना। अपर और लोअर पंच है, जब ये कंप्रेशन हो रहा होता है तो अपर पंच का मूवमेंट होता है और लोअर पंच अपने आप में स्टैटिक होते हैं। लोअर पंच क्या होते हैं बेटा, अपने आप में स्टैटिक होते हैं। तो अपर पंच आया डाई में टैबलेट कंप्रेस हुआ और उसी जगह एक सू लगी होती है जो टैबलेट को आगे की ओर में लेके जाएगा, और फिर से क्या होगा, पंच अपने अपने प्लेस पे आ जाएंगे। जो ये लोअर पंच होगा उसका भी मूवमेंट होगा, अपर की ओर जाने लगेगा या डाउनवर्ड की तरफ में जाने लगेगा, और फिर वो दोनों क्या होंगे, अपने अपने प्लेसेस पे आ जाएंगे। पहले मैं इन दोनों को मैं समझा दूं, उसके बाद मैं इस एनिमेशन को समझाऊंगा। इसको पहले मैं समझा देता हूं। यहाँ पे ध्यान से देखो, अलग अलग पार्ट है इसके। ये वाला पार्ट हमारा अपर पंच है, ये वाला पार्ट बेटा हमारा लोअर पंच है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉपर। जिस तरह से हम लोग मिल वाले के पास, आटा चक्की वाले के पास में जाते हैं और आटा चक्की वाला हॉपर में क्या करता है, हमारे गेहूं को डाल देता है, तो उसी तरह से हम इस हॉपर में ग्रैन्यूल्स को डाल देंगे। ग्रैन्यूल्स आता जाएगा और देखो ये डाई है, इस डाई में ग्रैन्यूल्स आएंगे। लोअर पंच हमारा स्टैटिक है, अपर पंच हमारा यहाँ पे प्रेस होगा और टैबलेट जो है सू से ऐसा होकर आगे की ओर आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर इन दोनों पंचेस को कौन होल्ड करके रखता है, तो टरेट्स वो चीज है जो इन दोनों पंचेस को, अपर पंच और लोअर पंच को होल्ड करके रखता है। दूसरा आंसर होगा कि सर इसकी जो मूवमेंट हो रही है इसको कौन गाइड करता है, तो कैम ट्रैक जो है इनकी मूवमेंट को गाइड करता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज करते हैं, जैसे
ट्रक मान लो, तो ट्रक एक पर्टिकुलर मूवमेंट की ओर चल रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया की ओर चल रहा है, तो कैम ट्रैक गाइड द मूवमेंट ऑफ द अपर एंड लोअर पंचेस। तो ट्रक कैम ट्रैक का काम है इनके मूवमेंट को गाइड करना, और ये दोनों पंच आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द टर्रेट्स। आया समझ में ये कैम ट्रैक क्या है और ये टर्रेट्स क्या है, और ये डाई क्या होते हैं, पंच क्या होता है। अपर पंच का मूवमेंट होता है, लोअर पंच हमारे स्टैटिक होते हैं एट द टाइम ऑफ द कंप्रेशन, उसके बाद में इनका मूवमेंट होता है, और फाइनली स्क्रैप होकर फिर फाइनली हमारे टैबलेट बन के बाहर आ जाता है। आया समझ में? टर्रेट्स का काम होता है बेटा अपर और लोअर पंच को, अपर और लोअर पंच को होल्ड करने का। टर्रेट्स का काम होता है अपर और लोअर पंच इन दोनों को बैक से, पीछे की ओर से, सामने से ये दिख नहीं रहा है, पीछे की ओर से दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। होती है असेंबली होती है जो ऊपर और ये नीचे आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, तो समझिए ऊपर और नीचे आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये काम होता है टर्रेट्स का। और पंचेस का मूवमेंट का जो ये गाइडेंस होता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये कैम ट्रैक के द्वारा किया जाएगा। Dies defines the shape and the size of the tablet. Punches compression of the material within the die. आगे बेटा समझ में? फीडिंग मशीन आया समझ में? कैम ट्रैक क्या है, टर्रेट्स क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डाई टेपल। हॉपर समझ में आ गया, सिंगल स्टेशन मशीन है ये। क्लियर है बेटा सबके लिए? चलो अब देखो, अब हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल कंप्रेशन मशीन। इसमें भी ऐसा ही होता है, फीडर लगा हुआ होता है जो ड्रग को फीड करेगा। एक्सेपिएंट जो ऑरेंज कलर है ये तुम्हारा ये ड्रग है। यहाँ पे ये दो तरह के रोलर होते लगे हुए, एक को हम लोग बोलते हैं प्री कंप्रेशन रोलर और दूसरे को बोला जाता है मेन कंप्रेसर रोलर। मतलब कि पहले कंप्रेस करके प्री कंप्रेशन इसलिए किया जाता है ताकि टैबलेट से क्या किया जा सके, कोई भी मॉइस्चर को बाहर किया जा सके। बहुत बार आपने ऐसा सुना भी होगा, देखा भी होगा कि टैबलेट में क्रैकिंग आ जाती है, टैबलेट का साइड जो है टूट जाता है या अलग अलग लेयर्स में ब्रेकआउट हो जाते हैं, उनको बोला जाता है लेमिनेशन। और ऊपर का अगर क्राउन टूट जाता है, कॉर्नर टूट जाता है, तो हम ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं कैपिंग। अभी आएगा इसके बाद में डिफेक्ट्स ऑफ द टैबलेट टॉपिक में। तो कैपिंग और लेमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आखिरकार ये होते क्यों हैं? होते इसलिए हैं क्योंकि ग्रेनुलेशन के दौरान उसमें एयर छूट जाता है। तो एयर्स को निकालने के लिए हम पहला प्रोसेस जो करने वाले हैं दैट वन इज द प्री कंप्रेशन रोलर, और उसके बाद फाइनल कंप्रेशन और इजेक्शन के लिए भी हमारे नीचे जो है दो रोलर होते हैं लगे हुए, प्री कंप्रेशन रोलर और मेन कंप्रेशन रोलर। तो एक को कंप्रेशन करने समय, बनाते समय, और दूसरे को निकालते समय। और इस तरह से हमारा मल्टी स्टेशन टैबलेट पंचिंग मशीन जो इंडस्ट्रीज में काम करती है, लाखों टैबलेट्स बनते हैं पर्टिकुलर टाइम में, और ये पूरा प्रोसेस डाई पंच और ये प्री कंप्रेसर रोलर, टर्रेट्स, कैम ट्रैक, इन सब के द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है। होपफुली कि आपको ये असेंबली समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन पूछे जाने का कोई बेटा और छोड़ है नहीं, आपके क्वेश्चंस को मैं देख के ऐसा ही समझ पाता हूं। अब मैंने बता दिया कि डाई जो है उससे तुम्हारा साइज शेप मिलेगा। अभी एक बच्चा पूछ रहा है सर ये पंच शेप भी ऑप्शन में रहेगा तो क्या करेंगे? अब बताया जा रहा है फिर भी अब उस चीज को नहीं सुनोगे तो मैं क्या बोलूंगा? आ गया समझ में? तो कोई पूछे कि बेटा प्री कंप्रेशन क्यों किया जाता है, तो क्या जवाब दोगे? प्री कंप्रेशन हम इसलिए करते हैं ताकि वहां से एयर इंट्रैपमेंट को हटा सके। क्लियर है? खूब बनते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन बनाइए। कैम ट्रैक्स आर यूज्ड गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ कैम ट्रैक आर यूज्ड गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ हॉपर, डाई, पंचेस, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा कैम ट्रैक्स आर यूज्ड गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ पंचेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। द अपर एंड द लोअर पंचेस इन द टैबलेट कंप्रेशन आर हेल्ड बाय द हॉपर, टर्रेट्स, फीडिंग मशीन या कैम ट्रैक? वेरी गुड एवरीवन। अपर एंड लोअर पंच इन द टैबलेट कंप्रेशन के समय अपर और लोअर पंच जुड़े हुए होते हैं, हॉपर के द्वारा, टर्रेट्स के द्वारा, फीडिंग मशीन के द्वारा या कैम ट्रैक के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड हितेश, पीयूष बहुत अच्छे बेटा, जितेंद्र, कृष्णा, खुशी बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, शामल, आफरीन बहुत अच्छे, प्रीतेश, मुस्कान वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड, हर्षिल, भूमिका वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे, कृष्णा, आयान गुड। चलो आंसर क्या हो जाएगा? टैबलेट्स इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को बना दो। मैच द एप्लीकेशन ऑफ द टैबलेट कंप्रेशन मशीन विद इट्स कंपोनेंट्स, डाई, पंचेस, कैम ट्रैक या हॉपर। डाई, पंचेस, कैम ट्रैक एंड हॉपर। फटाफट से बनाओ बेटा, इसके बाद हमें टूलिंग भी पढ़ना है। 15 मिनट्स का और हमारा टॉपिक बचा हुआ है टूलिंग, डाई, पंचेस, कैम ट्रैक और हॉपर। इस मंथ के लास्ट में टैबलेट का ऑल इंडिया वीकली टेस्ट भी रखा है, वो टेस्ट के लिए भी आपको तैयार करना है टैबलेट चैप्टर से। टैबलेट ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है कि आता ही आता है क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आराम से बना लोगे, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे, ठीक है।
अब आ जाइए कॉम्पैक्शन साइकिल। जो चीज मैंने बताया है ना, कलेक्शन, फीडिंग, टैबलेट कंप्रेशन और टैबलेट इजेक्शन, इसी को हम लोग कॉम्पैक्शन साइकिल के नाम से जान, हॉपर में डाला, किस तरह से ये बाहर ये रिमूव आउट होता है, फीड सू बोलते हैं, जिसके जरिए जो है टैबलेट को स्क्रैप करके बाहर की ओर में किया जाता है। यहाँ पे देखो, डाई, अपर डाई, लोअर डाई, बीच में ये टैबलेट कंप्रेस होकर टैबलेट बाहर आ रहा है। दैट वन इज द कॉम्पैक्शन साइकिल। चलो, अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं कंप्रेशन मशीन टूलिंग। ठीक है, आपकी ये बुक में भी मेंशन किया हुआ है टूलिंग के बारे में। बहुत ही डिफिकल्ट सा लगता है ये टूलिंग बहुत सारे लोगों को। बेटा 10 मिनट्स का टाइम और थोड़ा सा लगेगा अपने को इसमें, और आज इसको फिनिश करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछने में ही टाइम वो किए, और 10 मिनट्स क्लास आपकी देर से भी स्टार्ट हुई थी। आज हमको इसको फिनिश करना है ना। तो 10 मिनट्स का टाइम लगेगा, और या जिसको टाइम लग रहा है तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा टूलिंग। आखिरकार ये टूलिंग होती क्या है? कितने लोगों को पता है ये टूलिंग के बारे में? बहुत सारे लोग इसको बताते ही नहीं है, क्योंकि बहुत जगह इसको समझा ही नहीं जाता कि इसको बताया जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि टूलिंग के बारे में जरूर से बताया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब के डेट पे इस जगह से क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। कितने लोगों को पता है ये टूलिंग क्या है? सर मुझे तो नहीं पता है इसके बारे में। सर मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। सर कॉलेज में मुझे नहीं बताया गया था पंच का शेप और साइज। चलो, अब बेटा देखो क्या होता है। क्या होता है कि कोई भी टैबलेट का साइज और शेप, कोई भी टैबलेट का साइज और शेप उसकी टूलिंग पे डिपेंड करता है, उसके डाई के साइज और शेप पे, उसके अपर पंच और लोअर पंच के साइज और शेप पे। क्योंकि आप भी जब मार्केट में जाते होगे तो क्या आपको टैबलेट एक ही साइज का मिलता है? क्या आपको टैबलेट स्फेरिकल में मिलता है, या वर्टिकल टाइप का भी मिलता है, कैप्सूल टाइप का भी मिलता है? तो आपका जवाब होगा कि सर हमें टैबलेट अलग अलग तरह के साइज के मिलते हैं। राउंड भी मिलता है, स्फेरिकल टाइप का भी मिलता है, ऑब्लॉन्ग भी मिलता है, अलग अलग तरह के शेप के मिलते हैं हमें। ट्रायंगल टाइप का भी कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है। बहुत तरह के शेप के टैबलेट्स हमें मिलते हैं। तो आखिरकार उन टैबलेट का साइज और शेप कैसे डिसाइड होता है? और इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हमें इनके डाई के साइज शेप, अपर पंच के साइज शेप और लोअर पंच के साइज शेप को समझना होगा। और इसको लेके कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये पिक आपके लैकमैन की बुक की दी हुई है। इस पे अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इसमें जरूर से समझ सकते हो कि है क्या। इसके अपर वाला जो पार्ट होता है हम लोग इसको स्टेम के नाम से बोलते हैं। जो ये सेंटर वाला जो पार्ट होता है हम लोग इसको बोलते हैं बैरल। इसके बाद इसका नेक का साइज होता है, हेड का साइज होता है, और ये हमारा हेड का फ्रंट है, और यही हमारा पंच है। आप जो ये डायग्राम जो देख पा रहे होगे ना, ये डायग्राम हमारे पंच का साइज है। अपर पंच हो या लोअर पंच हो, जो भी पंच आप ये देख पा रहे होगे, ये एक पंच का साइज है। स्टेम बोलते हैं, बैरल बोलते हैं, हेड और नेक, ये पूरा का पूरा पार्ट है हमारे किसी भी पंच का। इसी तरह से जो डाइज होते हैं उसके भी हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं। उसका टिप फेस हो गया, लैंडिंग पेज हो गई, डेप्थ हो गई। इसको जस्ट आप एक बार देखने के लिए, समझने के लिए ध्यान में रखिए। और 4 तरह की देखो टूलिंग होती है जो इंडस्ट्री में मेनली इस्तेमाल जो है की जाती है, जो आपके किताबों में दिया हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं बीबी टूलिंग, और बोलते हैं ना कि हर जगह बीबी का बोलबाला है, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला टूलिंग है। इसके अलावा एक है हमारा डी टूलिंग, लार्ज साइज के टैबलेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारा बी टूलिंग, और एक है हमारा डीबी टूलिंग। तो बीबी से बन गया तुम्हारा ये बी, और एक हो गया डी और बी मिला के तुम्हारा हो गया डीबी। यही हमारे मेन 4 तरह के टूलिंग्स होते हैं, बीबी टूलिंग, डी टूलिंग, बी टूलिंग और डीबी टूलिंग। बीबी टूलिंग मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है जहां पे जो लेंथ होते हैं, बैरल का डायमीटर होता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये बैरल क्या है, लेंथ क्या है, और हेड का डायमीटर क्या है। तो जो ये डायमीटर्स होते हैं, इसी चीज का यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है कि जो ये लेंथ होती है 5.25 इंच, 5.25 इंच, 5.25 इंच, 5.25 इंच, मतलब लेंथ को याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। 5.25 इंच, या आप उसको एमएम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 25 इंटू 4, मतलब 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? अगर मैं बात करूं कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। और अगर मैं बोलूं कि एमएम में कितना होगा तो 1 इंच में 25.4 एमएम हो जाएगा। तो अगर आपको 5.25 इंच को एमएम में कन्वर्ट करना हो तो 5.25 से लेके इंटू कर देना 25.4, आपका ये डेटा आ जाएगा 133.6 एमएम। ये हमारी लेंथ है। इसके अलावा इसके बैरल का डायमीटर अगर लोगे तो बीबी टूलिंग का 19.05, डी टूलिंग का 25.4, बी टूलिंग का 19.05 mm, और अगर डीबी टूलिंग का तो फिर से 25.4 mm साइज का होता है। और हेड का डायमीटर तुम्हारा 1 इंच इतना ही रहेगा।
ठीक है। तो कुछ चीजों को अगर ध्यान में रखोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेंथ को तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो 25.5 और 4 आपका ये दो जगह कॉमन है और दो जगह 19.05 है। एक है तुम्हारा बीबी टूलिंग में और दूसरा है तुम्हारा बी टूलिंग में। तो बी और बीबी में 19.05 mm, डी और डीबी में 25.4 mm। ठीक है, देखने में भयावह सा जरूर से लग रहा है कि अरे इतनी सारी चीजें दी हुई है, लेकिन याद करने के लिए सिर्फ मुश्किल से दो बातें हैं। पूरा कॉमन है, बीबी को लेंगे या बी लेंगे 19.05, डी लेंगे या डीबी लेंगे, दोनों में आपका क्या आ जाएगा, दोनों कंडीशन में 25.4 mm आ गया। चलो क्लियर है। चलो तो कुछ कुछ चीजें बेटा इसमें भी मिस्टेकली है दी हुई, मैं आपको ये बता दूं कि 3 1/4 इंच और इनको भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो प्रॉपर डेटा आएगा नहीं। जो भी आपको ये डेटा दिया हुआ है एक अप्रोप्रिएट डेटा दिया हुआ है और अकॉर्डिंग टू द बुक आपकी किताबों में जैसा दिया हुआ है डेटा, उसी डेटा को मॉडिफाई करके इन चीजों को दिया गया हुआ है। दो चार चीजें हैं, याद रखो, तुम्हारा काम जो है बन जाएगा। रिसर्च करने के लिए बैठोगे तो परेशान हो जाओगे, इतनी सारी चीजें, इतनी तरह की टूलिंग है, कहाँ होगा याद। तो दो चार चीजें याद रखो कि मोस्ट कॉमनली बीबी टूलिंग, लार्ज साइज के लिए डी टूलिंग, लेंथ और बैरल का डायमीटर जो है इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इससे तुम्हारा काम जो है बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा ये डाई साइज के लिए। तो डाई साइज के लिए भी जो ये डाई का साइज होता है ना, 0.94 इंच या 24.03 mm का होता है आउटर डायमीटर। राउंड साइज शेप के टैबलेट के लिए 0.4375 इंच का होता है। कैप्सूल साइज के टैबलेट के लिए 0.5625 इंच का होता है। हर तरह का साइज है, राउंड टैबलेट के लिए इतने साइज का, कैप्सूल साइज के लिए इतने साइज का डाई का शेप होगा। ठीक है, और लार्जर टैबलेट के लिए राउंड शेप के जो टैबलेट्स होंगे 0.5625 और कैप्सूल साइज के लिए 0.75। ये हमारा डाई का एक नॉर्मल साइज है ये। और अगर लार्ज के केस में देखोगे तो जो तुम्हारा कैप्सूल का साइज है ये तुम्हारा राउंड टैबलेट का शेप हो जाएगा और जो ये कैप्सूल का साइज है ये 0.75 हो जाएगा। इस चीज को देखोगे तो समझ जाओगे। एक मिनट में दिखा रहा हूँ। 0.56 किसके लिए है, कैप्सूल के लिए। यहाँ पे देखो किसके लिए है, राउंड टैबलेट के लिए। टैबलेट ये कौन सा टाइप का है, लार्जर टाइप का। ये कौन सा टाइप का है, नॉर्मल साइज का। क्लियर है, तो इसको पढ़ जाना एक बार, अगर रिमेंबर कर पाओ तो पॉसिबल है तो इसको देख जाना। एमसीक्यू बनाइए। इन द टैबलेट कंप्रेशन मशीन सेलेक्ट द पंच बैरल डायमीटर इन द डीबी टाइप ऑफ टूलिंग। इस क्वेश्चन को बनाइए, पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। इन द टैबलेट कंप्रेशन मशीन सेलेक्ट द पंच बैरल डायमीटर इन द डीबी टाइप ऑफ द टूलिंग। आराम से बना लोगे। डीबी है, देखो फिर से मैं पीछे आ रहा हूं। बीबी और बी 19.05 है, डी और डीबी 25.4 है। देखो यहाँ पे डी और डीबी 25.4 mm, 25.4 mm। बीबी के लिए 19.05। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है डीबी, तो डीबी के लिए क्या हो जाएगा, हम चाहे बोले डी चाहे बोले डीबी, दोनों के लिए क्या आंसर आएगा, दोनों के लिए आ जाएगा 25.4। क्लियर है, 25.4 ए इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा एक बार वीडियो को देख के टूलिंग का थोड़ा सा नोट्स बना लेना। क्या पता एडवांस लेवल के क्वेश्चन आज के डेट पे पूछे जा रहे हैं, कहीं पे आ गया, कुछ भी आ गया तो काम में आएगा। तो थोड़ा सा बता दिया, दिमाग में अटका रहेगा तो टिक मार लोगे। और बेटा एक सेकंड या एक मार्क्स का वही समझ सकता है वैल्यू जो बहुत ही करीब से एग्जाम में छूट जाता है। इसलिए बेटा एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो। अगली क्लास से मिलेंगे हम लोग टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में, तो अच्छे से पढ़ के आना। ओके, चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू।